सभी को नमस्कार। आप सभी का गृह अध्ययन पर स्वागत है। तो बच्चों, आज हम इसमें वीडियो में सीखेंगे कि किस तरीके से किसी भी समीकरण को हम बीजगणितीय रूप में या ज्यामितीय रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी अलजेब्रिक फॉर्म में एंड ग्राफीय फॉर्म में हम किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये हम सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने एनसीईआरटी की बुक से ये क्वेश्चन लिया है, तो इसको आज हम सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न कि रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी। यानी कि रोमिला जो है वो एक स्टेशनरी की दुकान में जाती है और उसने 9 रुपए में क्या क्या खरीद लिया, 2 पेंसिलें और 3 रबड़ खरीद लिए। इसके अलावा जो उसकी सहेली है सोनाली, वो भी उसको देखती है कि भाई मेरी सहेली के पास इतनी अच्छी अच्छी पेंसिल है और रबड़ है, तो वो भी क्या जाती है, वो दुकान पे जाती है और 18 रुपए में 4 पेंसिल और 6 रबड़ जो है खरीद लेती है। तो अब आपको इसी स्थिति को जो है बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले अगर आपको ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है तो उसको पहले आपको बीजगणितीय रूप में तो व्यक्त करना ही पड़ेगा। तो देखिए, हम सबसे पहले इसको बीजगणितीय रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, इसको आपको देखना है। तो देखिए इसने क्या किया है, अगर हम पहले रोमिला की बात करें तो रोमिला ने जो स्टेशनरी की दुकान से खरीदी है वो 9 रुपए में कितनी पेंसिल खरीदी है, 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी है। तो आप ऐसे करके मान लीजिए, अब ऐसे प्रश्नों में अगर ये प्रश्न व्यक्त नहीं करना होता और इसमें आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कुछ निकालने के लिए, तो इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें यही पूछा जाता है कि भाई एक पेंसिल कितने की है या एक रबड़ कितने की है ना, उनकी कीमत पूछी जाती। तो हम पहले ऐसा कुछ मान लेंगे। इसमें मान लेते हैं, माना कि एक पेंसिल का जो मूल्य है, यानी आप इसको इंग्लिश में ये भी लिख सकते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल्स टू एक्स, है ना, हमने एक्स मान लिया। और सिमिलरली एक रबड़ का जो मूल्य है, द कॉस्ट ऑफ 1 रबड़ वाई, ठीक है। तो एक रबड़ का मूल्य कितना हो गया, वाई हो गया। अब हम अगर इसमें हम एक पेंसिल का मूल्य अगर एक्स है और एक रबड़ का मूल्य हमने वाई मान लिया, तो अब देखिए 2 पेंसिल का कितना हो जाएगा। जब एक पेंसिल का एक्स है तो 2 पेंसिल का कितना हो जाएगा, 2x, 2 से x की मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना। अगर हम रोमिला वाली पहली स्थिति इसमें अगर हम लगाएं, पहली स्थिति के अनुसार अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, जो एक पेंसिल का मूल्य x था तो 2 पेंसिलों का 2x हो गया, और एक रबड़ का हमने y माना है तो 3 रबड़ का कितना हो जाएगा, 3y। और अगर हम इन दोनों को भी प्लस कर दें तो ये दोनों चीजें मिलाकर कितने रुपए में आई हैं, 9 रुपए में। तो बराबर में हमने क्या लिख दिया, 9 लिख दिया। और अगर हम दूसरी स्थिति के अनुसार देखें तो दूसरी स्थिति के अनुसार आप ये देखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, दूसरी स्थिति में 18 रुपए में 4 पेंसिल और 6 रबड़ आई है ना। और एक पेंसिल अगर x रुपए की है तो 4 पेंसिल कितने की हो जाएंगी, 4x की, 4 की x से मल्टीप्लाई हो जाएगी। और अगर एक रबड़ y रुपए की है तो 6 रबड़ कितने की हो जाएंगी, 6y की, 6 की y से मल्टीप्लाई हो जाएगी। और अगर दोनों को प्लस कर दें तो दोनों मिलाकर कितने रुपए में आई है, 18 रुपए में आई है। तो ये क्या बन गई आपकी, ये समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, और ये समीकरण नंबर 2 यानी इक्वेशन नंबर 2 आपकी रेडी हो गई। तो ये जो हमने ये व्यक्त किया x और y के रूप में, यही आपका क्या है, इसका बीजगणितीय रूप है। यानी अगर आपको किसी भी समीकरण को, किसी भी कंडीशन को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए आता है तो इस तरीके से आपको x और y मानकर या कोई और भी अक्षर लेकर जो है आपको समीकरणों के रूप में व्यक्त करना होगा, वही आपका क्या होता है, बीजगणितीय रूप आता है। अब आइए देखिए, अब इन्हीं बीजगणितीय रूप को आपको ग्राफीय रूप में प्रेजेंट करना है, यानी इन्हीं समीकरणों को आपको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए अब मैं आपको ग्राफ पेपर पर ले जाकर समझाता हूँ। तो आइए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर उन दोनों इक्वेशंस को नोट कर लिया है। 2x + 3y = 9 और ये इक्वेशन 1 हो गई, और 4x + 6y = 18। तो ये जो अब हम इन दोनों समीकरणों को जब ग्राफीय रूप में इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं इसकी इन दोनों इक्वेशंस की आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो हम इसकी टेबल हम कैसे बना सकते हैं। अब टेबल में क्या करना होता है, ये वैसे काम आप प्लेन पेपर पर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ग्राफ पेपर पर बना देता हूँ रफली विद द हेल्प ऑफ पेन। आपको इस तरीके से एक टेबल बनानी है, ठीक है। इधर ऊपर x लिख लीजिए, यहाँ पे y लिख लीजिए, इस तरीके से। तो अब जैसे ये समझ लीजिए, पहले जो टेबल बना रहा हूँ मैं फॉर इक्वेशन 1, समीकरण नंबर 1 के लिए बना रहा हूँ। अब समीकरण 1 में क्या है, 2x + 3y = 9 है, 2x + 3y = 9 है। तो इसमें आपको क्या करना है कि x के
मैंने दो ही कॉलम बनाए, दो कम से कम आपको दो बनाने ज़रूरी हैं, ठीक है ना। बनाने को आप 3 4 कितने ही बना सकते हो, लेकिन कम से कम दो बनाने ज़रूरी हैं। तो आप इसमें x की जगह पर, और ये कैसे बनाते हैं इसके लिए मैं एक वीडियो पहले भी ला चुका हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट की, उसमें भी मैंने इस चीज़ को सिखाया गया, तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। तो इसमें आप x की वैल्यू कुछ भी रखकर अपने पास से y की वैल्यू निकाल सकते हैं, या y की रख के x की निकाल सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप कोई ऐसी संख्या रखिए कि होल नंबर भी आंसर आए, पॉइंट में नहीं आए, तो उससे आपको जो है रिप्रेजेंट करने में आसानी रहेगी। मान लीजिए अगर मैं इसमें x की जगह 1 रखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे x की जगह 1 रखूँगा तो 1 की 2 से गुणा होकर 2 आ जाएगा, और 2 उधर जाके घट जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 7 बचेगा। तो फिर 3 से 7 तो कटेगा नहीं, तो कोई ऐसा नंबर रखिए कि ऐसी संख्या है जो 3 से कट जाए। अगर मान लीजिए मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे, फिर 4 उधर जाके घट जाएगा तो 5 आ जाएगा, तो वो नहीं कटेगा, है ना। अगर मैं यहाँ 3 रखता हूँ तो देखिए 3 दूनी 6 हो जाएंगे, तो मैं x की वैल्यू 3 रख देता हूँ। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 3 रखूँगा तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे, और 6 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो वहाँ 9 में से 6 कट के 3 बचेगा। फिर 3 से 3 को जब काटेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ये देखिए मैंने इस तरीके से करके दिखाया। 2x + 3y = 9 में मैंने अपनी तरफ से x की जगह पे 3 रख दिया, है ना। x बराबर क्या रख दिया मैंने, 3, और y ऐसे आ गया बराबर 9, तो 2 3 6 हो गए, प्लस 3y बराबर 9, तो 3y = 6 उधर जाके माइनस का हो गया, तो 9 में से 6 के 3 बचा, और 3 से 3 कैंसिल हो गए, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो y की वैल्यू हमने यहाँ 1 रख दी। इस तरीके से आपको ये मुँह ज़बानी भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लिख कर भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब एक वैल्यू आपको और रखनी है कोई सी x की, माइनस का 3 रख कर देख लो। अगर देखते हैं माइनस का 3 रख कर, माइनस की भी संख्या आप रख सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है, और रखने को आप 0 भी रख सकते हो। चलो मैंने -3 अगर रखा x की जगह, तो -3 दूनी 6, माइनस के 6 हो जाएंगे, माइनस के 6 फिर उधर जाके काय के हो जाएंगे, प्लस के, तो 9 और 6 15 हो जाएंगे, और फिर 3 से 15 को काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो ये आ गया। तो ये जो हमारी पहली टेबल हो गई वो पहली समीकरण के लिए हो गई। इससे आपके कुछ बिंदु प्राप्त हो गए, और वो बिंदु हो गए आपके 3,1 और -3,5, जिसको हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। अब ऐसा ही एक टेबल जो है हम किसके लिए बनाएंगे, दूसरी समीकरण के लिए, जो इक्वेशन नंबर 2 थी। तो इक्वेशन 2 के लिए अगर हम बनाते हैं, फॉर इक्वेशन 2, हमें दोनों समीकरणों के जो है बिंदु बनाने हैं। तो देखिए अब हम दूसरी टेबल भी इस तरीके से बना लेते हैं। ये सारा काम प्लेन पेपर पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ग्राफ पेपर पे करके दिखा देता हूँ, फिर आपको ग्राफ भी बनाकर दिखाऊंगा। अब दूसरी समीकरण ये है आपके सामने, ये वाली है ना, 4x + 6y = 18। इसमें भी आप x की जगह कोई वैल्यू रखकर देख सकते हैं। अगर मान लो मैं x की जगह 0 ही रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर x की जगह 0 रख देता हूँ इसमें, तो 4 की 0 से गुणा होंगे 0 हो जाएगा, तो ये तो कुछ बचा ही नहीं। 6y = 18 बचा, 6 से 18 3 बार कट जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। कोई और वैल्यू भी आप रख कर देख सकते हो। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर x की जगह पे 1 रखता हूँ, तो 1 की 4 से गुणा होकर 4 हो जाएगा, 4 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 18 में से 4 जाएंगे तो 14 बचेंगे, लेकिन 6 से 14 कटेगा नहीं। तो कोई और वैल्यू रख कर देख लो। अगर मान लीजिए हम 2 रखते हैं, तो 2 चौक 8 हो जाएंगे, 8 उधर जाके घटेगा तो 10 बचेगा, 6 से 10 भी नहीं घटेगा। 3 रखते हैं तो 3 चौक 12 हो जाएंगे, है ना, और 12 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और 18 में से 12 जाएंगे तो क्या बचेगा, 6, और 6 से 6 एक बार कट जाएगा। तो 3 रखने में फ़ायदा है। तो x की जगह अगर हम 3 रखते हैं तो 3 चौक 12, और 12 उधर जाके माइनस का हो गया, और 18 में से 12 गया, 6 बचा, और 6 से 6 कट गया एक बार, तो y की वैल्यू 1 आ गई। तो देखो ये मैंने डायरेक्ट ही सॉल्व कर दिया मुझे। तो इसके जो बिंदु आ गए वो 0,3। पहले हम जब हम बिंदु लिखते हैं तो पहले x का मान लिखते हैं, फिर कोमा लगा के y का, तथा दूसरा बिंदु जो आ गया वो इसका 3,1 आ गया, पहले x का और y का। अब देखिए हमारे ये दोनों ये बिंदु आ गए और ये बिंदु आ गए। अब इनको हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ पर इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, यहीं पर मैं जो है आपको इसका ग्राफ बनाकर दिखा देता हूँ। अब देखिए सबसे पहले ये मैंने, आप पेंसिल से बनाएं तो ज़्यादा बेटर है, मैं इसको पेन से भी बना रहा हूँ। इस तरीके से मैंने ये x एक्सिस और y एक्सिस जो है ड्रॉ कर ली। ये आपकी x एक्सिस हो गई, है ना, x अक्ष हो गई, और ये आपकी y एक्सिस हो गई। जहाँ दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करती हैं वो आपका ओरिजिन होता है, जिसके पॉइंट क्या होते हैं, 0,0। यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक एक खाना आपका बड़ा कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पर आप पॉइंट लगा के 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर दूसरा खाना कंप्लीट हो रहा है, यहाँ 2, यहाँ तीसरा जहाँ हो रहा है यहाँ 3, फिर 4, फिर 5। हर एक खाने पे ये 1-1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बने हुए हैं, आप लिख सकते हैं। तो x एक्सिस पे इधर के सारे पॉइंट प्लस के होते हैं, कितने भी आप नंबर लिख सकते हो। इधर -1, -2, -3, -4, -5, इस तरीके से मैंने लिख लिए।
वाई पे ऊपर प्लस की होती है, नीचे माइनस की, तो इधर आपका प्लस का 1 +2 +3 +4, इधर नीचे -1 -2 -3 है ना, -4 -5, मैंने इतने लिख लिए। अब देखिए जैसे पहली हमारी रेखा थी उसके जो पॉइंट आए वो 3,1 थे, यानी इसमें x की वैल्यू 3 है, तो आपको x अक्ष पे 3 अंक ढूंढना पड़ेगा, वो यहाँ है ना। x की वैल्यू प्लस की 3 है और y की वैल्यू क्या है, प्लस की 1। तो y अक्ष पे आपको ये देखना पड़ेगा 1 कहाँ पर है, तो y अक्ष पे आपका जो 1 है वो ये है, तो आपको इसकी सीध में यहाँ जाना पड़ेगा। तो आप x अक्ष पे आपने 3 अंक चले और y अक्ष पे आपने 1 अंक चला, तो आप यहाँ आ गए, यहाँ पे लिख दो 3,1। फिर दूसरी बात है, अगला बिंदु जो है आपका -3,5 है, तो x की वैल्यू -3 है, तो x अक्ष पे -3 यहाँ आ जाओ, ठीक है। और y अक्ष पे 5 प्लस का है, तो y अक्ष पे प्लस का 5 कहाँ होगा, ऊपर होगा, देखो 1 2 3 4 5 यहाँ बैठेगा आपका, और इसको लंबा कर देते हैं, यहाँ आएगा। तो आपको इसी लाइन की सीध में यहाँ आना पड़ेगा और यहाँ 5 की सीध में, तो यहाँ पर आएगा ये आपका बिंदु -3,5। तो ये जो दोनों बिंदु मैंने प्रदर्शित कर दिए पहली वाली इक्वेशन के कर दिए। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए आप जो है रेखा खींच देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, पहली वाली जो रेखा थी उसका ग्राफीय निरूपण हो गया, पहली वाली जो रेखा है उसका आपका ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, ठीक है। इसको आप और आगे भी बढ़ा सकते हैं। अब दूसरी वाली रेखा के जो बिंदु थे वो 0,3 थे, तो x की वैल्यू उसमें 0 है, तो 0 का मतलब तो हो गया कि आपको x अक्ष पे ना इधर जाना है ना इधर, क्योंकि 0 तो यहीं रहता है। y की वैल्यू 3 है, तो y अक्ष पे आप 3 अंक चल के जाओगे, यानी यहाँ है y अक्ष पे 3 प्लस का, तो यहीं पे आपका पॉइंट आ गया 0,3। अच्छा, अब दूसरा बिंदु 3,1 है, तो x की वैल्यू 3, तो x अक्ष पे आप 1 2 3 यहाँ चलोगे, प्लस का 3 है तो प्लस की तरफ गए, और y अक्ष के लिए प्लस का 1 है, तो y अक्ष के लिए प्लस का 1 यहाँ, तो यानी यही बिंदु आ गए। तो ये तो पहले से ही हमारे नोट हैं, तो इसका मतलब ये हो गया, तो देखिए इन दोनों के पॉइंट जो है बिल्कुल सेम आ गए, है ना। तो जब इन दोनों के पॉइंट सेम है तो इसका मतलब दूसरी, अब अगर कहीं और बिंदु आता तो हम उनको मिलाते हुए खींचते, लेकिन दूसरी रेखा के भी पॉइंट जो है आपके यही आ गए। तो अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इनको मिलाते हुए अगर हम खींचेंगे तो यही आपकी जो है लाइन आ जाएगी। तो देखिए जो पहली रेखा के बिंदु थे वो 3,1 यानी ये वाला था, और -3,5 ये, तो इनको मिलाते हमने रेखा ये खींच दी थी। लेकिन अब जो दूसरी रेखा के बिंदु आए वो तो 0,3 आया, यानी वो इसी रेखा पे आ गया, और दूसरा बिंदु जो था वो 3,1 था, यानी कि जो 3,1 वाला बिंदु था वो इसमें भी था और इसमें भी था, दोनों में कॉमन था। एक बिंदु अलग था 0,3, है ना, तो वो हमने यहाँ प्रदर्शित कर दिया। लेकिन हम ये पा रहे हैं कि अगर हम दूसरी रेखा के जो दो बिंदु हैं वो 0,3 और 3,1 हैं, जो कि ये और ये हैं, तो अगर इनको मिलाते हुए भी अगर हम रेखा खींचते हैं तो कहाँ आएगी, यहीं आ जाएगी। तो ऐसी रेखाओं को हम हिंदी में संपाती रेखाएं या इंग्लिश में कोइंसिडेंट कहते हैं ना, कोइंसिडेंट, ठीक है। और ऐसा यानी कि आप ये कह सकते हो कि इन दोनों समीकरणों के जितने भी बिंदु होंगे वो सारे कॉमन होंगे, ये यानी कि इन समीकरणों के अनंत हल होंगे, इन्फिनिटिव सॉल्यूशन होंगे। और ये आप इस चीज़ से भी पता लगा सकते हो जो मैंने एक बेसिक वाली इक्वेशन में भी बताई है। चलिए वो तो हमें इसमें तो हमें केवल ये करना था कि ग्राफीय निरूपण करना था, तो ग्राफीय निरूपण आपको इस तरीके से करना है। तो यानी कि जो बीजगणितीय रूप हो गया वो ये हो गया उन दोनों समीकरणों का, और ग्राफीय निरूपण आपका ये हो गया, ठीक है। और अगर आपको जो मैंने और कंडीशंस बताई थी कि संपाती कब होती हैं या अनंत हल कब होते हैं या एक हल कब होता है, अद्वितीय हल कब होता है, कोई हल कब नहीं होता है, तो उसके लिए जो है मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में बता रखा है, वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आगे भी मैं उसके लिए और वीडियोज़ लाऊँगा। तो अभी के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ग्राफीय निरूपण और ज्यामितीय निरूपण जो है समझ में आया हो, बीजगणितीय प्रेजेंटेशन आपको समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।